नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लागू कर दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात से आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आदेश 6 मई की मध्यरात्रि से लागू हुआ। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने यह फैसला 6 मई को हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में लिया और इससे पहले राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को भी आपातकाल लगाया था, जिसे 5 अप्रैल को वापस ले लिया गया था। प्रेसिडेंशियल मीडिया यूनिट के मुताबिक राष्ट्रपति ने 3 मुद्दों पर ध्यान देते हुए आपातकाल लगाने का फैसला किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के अस्तित्व की रक्षा करना, सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना और जनता की सुरक्षा के लिए आपातकाल लगाना जरूरी है। श्रीलंका के हालात के बाद एक बार फिर से भारत में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं फ्री स्कीम के चलते भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात ना बन जाए। भारत के कई राज्यों में पड़ोसी देश श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली की आशंका जताए जाने के बाद देश में मुफ्त की योजनाओं को लेकर नई बहस छिड़ी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य पर कितने प्रतिशत कर्ज है। पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी का 39%, केरल का कर्ज जीएसडीपी का 38.3%, पंजाब का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 53.3% है। और सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब का नाम उसमें शामिल है, उसके बाद दिल्ली इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ये तमाम वो राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है और इन जैसे कई भारतीय राज्य भी कर्ज के भारी जाल में उलझे हुए हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो अगर केंद्र सरकार की मदद का सहारा नहीं होता तो ये भी श्रीलंका की तरह आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुके होते। इन दबावों के चलते राज्यों की तरह केंद्र सरकार भी कर्ज के जाल में लगातार फंसती जा रही है। इन राज्यों की लोक लुभावन घोषणाओं की वजह से इनकी वित्तीय सेहत खराब हो चुकी है और इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की जो घोषणा की है वो भी एक वजह है। कई राज्यों में मुफ्त बिजली से ये तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रदीप ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एफएम न्यूज में। हेलो, धन्यवाद। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि भारत के कई राज्यों पर जितना कर्ज है, अगर वहां से केंद्र सरकार अपना हाथ खींच ले तो उनकी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह तमाम योजनाएं हैं और सबसे ज्यादा फ्री स्कीम जो चल रही हैं एक वो भी वजह है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका जैसे हालात जो हो गए हैं और भारत पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, भारत के राज्यों पर जिस तरह का कर्ज है, उससे कैसे भारत मुक्ति पाए, वरना श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे वो राज्य। ऐसा है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज होती हैं वो कभी भी किसी कंट्री के ग्रोथ में हमेशा ही नेगेटिव रहती हैं। श्रीलंका हमारे को ऐसे नजर आ रहा है क्योंकि श्रीलंका शायद हमारे पास है, में नजर आ रहा है। यही हालत वेनेजुएला की कुछ साल पहले हुई थी। वहां की सरकारों ने भी ऐसी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कर दी थी कि आज वेनेजुएला की हालत शायद श्रीलंका से भी खराब चल रही है, जहाँ इन्फ्लेशन रेट हजारों % के हिसाब से बढ़ रहा है। वही हालत श्रीलंका की है। उसी तरह से हम देख रहे हैं पोजीशन नेपाल की भी वही होने जा रही है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम नजर आ रही है। पॉपुलिस्ट पॉलिसी हर किसी भी कंट्री में हमेशा भी लॉन्ग टर्म के नुकसान देती है। वो पॉलिसी जो लोग मार्जिनलाइज हैं, जिनको जरूरत है, उनको हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हेल्प की जानी चाहिए क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति खराब है। बट एक जनरल इन मासिव स्कीम जैसे कई राज्यों ने कर रखी है, किसी विशेष राज्य का नाम लेने का फायदा नहीं होगा, परंतु एक राज्य के बाद वो एक राज्य ने जब शुरू की तो वो दूसरे राज्य को करना पड़ता है क्योंकि वो उसको इलेक्शन जीतना है, वो एक इलेक्शन इश्यू बन जाता है। इसके ऊपर या तो सरकार को ध्यान देना चाहिए या कोर्ट को देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ये जो पॉलिसीज होती है उसका बहुत भयानक परिणाम होगा। और वही जो हालत श्रीलंका में आज हम देख रहे हैं, वही हालत जो हम वेनेजुएला में देख रहे हैं, वही हालत कुछ साल में भारत की भी हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अगर ये प्रॉब्लम एक बड़े स्तर पर होती है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी के स्तर के आसपास ही रह रही है, और अगर वहाँ ये चीजें जिनको हमने आज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं,
कल में ही आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या कास्केडिंग इफेक्ट हो सकता है, कितना आगे नुकसान हो सकता है। उसके लिए सब पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड देने के बजाय सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को देना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम नजर डालें, दिल्ली से बिजली की कहानी मुफ्त की शुरू हुई थी, दिल्ली के बाद वो अन्य राज्यों में फैली। पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजली मुफ्त की बात करती थी, अब धीरे धीरे जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, सभी जो राजनीतिक दल हैं वो फ्री की स्कीम पर आ गए हैं। क्या वजह है और कितना इन राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और जो केंद्र सरकार है वो भी राज्यों के माध्यम से कहीं ना कहीं कर्ज के जाल में फंसती जा रही है। ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी काफी समय से चल रही है। अभी हमें फ्री की बिजली तो क्योंकि सबको मिल रही है नजर आ रही है, परंतु अगर हम देखें कई इलेक्शन जो हुए हैं जहाँ पर फ्री लैपटॉप से लेकर फ्री टीवी से लेकर बहुत सी चीजें फ्री बांटी गई है। वो अक्रॉस द बोर्ड और टीवी फ्री बांट देने का कोई पर्पस नहीं सर्व हो रहा उससे। हम जो लैपटॉप दे रहे हैं क्या उस लैपटॉप का वाकई में स्टूडेंट यूज कर पा रहा है, या जो हम कलर टीवी देने की स्कीम बहुत साल पहले स्टार्ट हुई थी क्या उसको कोई बेनिफिट हो पा रहा है? हम उस चीज को देख नहीं पा रहे। हम प्रोडक्टिविटी काम में दें, उन लोगों को काम देना ज्यादा जरूरी है, फ्री की चीजें बांटने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से हम रोजगार तो नहीं दे रहे लेकिन बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता हम एक स्तर के बाद अगर देखें बेरोजगारी भत्ता देने देते, यूरोप के अंदर भी आज से 5 साल पहले स्पेन, ग्रीस, इसको फिक्स कंट्री के नाम से बात करते थे, वहां भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी क्योंकि वो डेवलप कंट्री है जहाँ का पर कैपिटल जीडीपी वो 25 से 30 हजार डॉलर है, जो कि हमारा 2000 डॉलर भी नहीं है। क्या हम इतने लोगों को पर कैपिटल के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो हमें रोजगार जनरेट करने पड़ेंगे और ये पॉलिटिकल पार्टी एक के डिसीजन से नहीं होगा। और मुझे लगता है कुछ समय के बाद अल्टीमेटली ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और फैसला वहीं से आएगा कि इस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिसी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो देश की तरक्की में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। आज गवर्नमेंट ने कहा कि हम अक्टूबर से उन लोगों को देंगे जिन्होंने जो मांगेंगे हमारे को जी, बट उससे कोई सोल्यूशन तो फिर भी नहीं निकलेगा ना। ऐसे कई लोग हैं जो दिल्ली में बताते हैं जिन्होंने घरों में 2-2 मीटर लगा लिए, 3-3 मीटर लगा लिए, लेकिन 2 यूनिट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह की पॉलिसी तो लोग कुछ ना कुछ लूपहोल निकाल ही लेते हैं ना। जितनी भी पॉलिसीज आती हैं तो हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसके अंदर रोजगार जनरेशन हो, लोगों को काम मिले, स्किल मिले और कुछ काम कर सकें। और जब एक बार फ्री के काम की, फ्री की चीजों की मिलने की आदत पड़ जाएगी, और जो हमारे को लॉन्ग टर्म के अंदर वो नुकसान ही करेगी। ऐसे कम से कम इंडिया के अंदर 9 राज्य हैं जिनकी पोजीशन फाइनेंशियली बहुत खराब हो चुकी है और वो कभी भी उस कगार पर पहुंच सकते हैं जिस कगार पर श्रीलंका, नेपाल या वेनेजुएला पहुंच चुकी है। 9 राज्यों की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो चुकी है। 2 राज्य ऐसे भी है जिनकी आज से कुछ साल पहले तक इंडिया के टॉप राज्यों में नाम आया करता था, सिर्फ फ्री की स्कीमों की वजह से उसकी हालत अजीब हो चुकी है। राज्यों का नाम लेना उचित नहीं होगा और हम किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये प्रॉब्लम पार्टी हो चुकी है। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैं नहीं दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे रिटे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर तो कोई लॉ बने या इलेक्शन कमीशन देखे या सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे कि इस तरह की स्कीम हमारे ग्रोथ को नेगेटिव में एक तरफ लेके जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप ढींगरा जी आपका तमाम बातचीत के लिए। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप ढींगरा जो अर्थशास्त्री हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी जाकर जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं, जो मुफ्त की स्कीमें चलाई जा रही हैं, इन पर रोक लगेगी। वरना आने वाले समय में जो परिणाम होंगे वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति आज के वक्त में हम देख रहे हैं, वेनेजुएला की स्थिति हमने देखी, नेपाल उसी तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कहीं भारत उस तरफ ना जाए। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत मिश्रा जी आपका FM न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत जी, श्रीलंका की जिस तरह की हालत हो चुकी है, जिस तरह आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं
कि जो ये भारत के राज्य हैं जो फ्री स्कीमें चला रहे हैं, कहीं ये मिनी श्रीलंका ना बन जाएं, क्योंकि स्थिति ये हो चुकी है कि अगर केंद्र सरकार का सहारा इन कुछ राज्यों को ना हो तो ये मिनी श्रीलंका बन जाएंगे। आखिर ये जो फ्री की राजनीति है, जो ये मुफ्तखोरी की राजनीति है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही? कुछ राजनीतिक दलों ने शुरू की और उसके बाद अब सभी उस पर चल रहे हैं, फ्री बांटने में। उसमें आप भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से मुफ्तखोरी की, और ये जिस तरह से आप देखेंगे जो कि सब्सिडी हो, चाहे कोई भी चीज के अंदर में, जिस तरह से आपने जैसे दिल्ली के अंदर ही आप देख रहे हैं, बिजली के कनेक्शन हो, चाहे पानी का हो। मैं और भी राज्यों की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी शासित भी प्रदेश है। निश्चित तौर पर उस पर बिल्कुल गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे इससे पहले श्रीलंका, अभी तो श्रीलंका की बात बता रहा हूँ, पहले वेनेजुएला भी इस तरह से संकट से जूझ चुका है। तो निश्चित तौर पर ये भारत एक विशाल देश है, इन सबको बहुत, हालांकि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अगर मान लीजिए किसी चीज का अगर किसी के ऊपर में सब्सिडी देती है तो निश्चित तौर पर उसके पास जो है एक राज्यों की अपेक्षा केंद्र के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक बेहतर होते हैं, और उसके मापदंड भी अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रदेश अगर इस चीज को आप अगर अपनाती है तो उसके लिए जवाबदेही पूरी तरह से बनती है। आप देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर दिल्ली की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर में अगर जो सब्सिडी दी जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8.9% है। यही यूपी में अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट 4.4 की बात है। तो लेकिन रमाकांत जी, इसमें विरोध करने की बजाय आप भी उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी तो फ्री की घोषणा उतनी ही कर रहे हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए, जो बिजली को लेकर आपने फ्री की घोषणा की थी, और तमाम राज्यों में भी आपने फ्री की घोषणा की है। समझने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि आखिर आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने बिजली की फ्री की घोषणा की, आप लोगों ने भी वही शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ये तो तय है कि अगर आप भी उसी तरह से नहीं चलेंगे तो राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन देश से ऊपर थोड़ी ना है राजनीतिक नुकसान। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में आपसे पहले ही लाइन में बताया था कि कोई भी शासित प्रदेश हो, मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी शासित, मैं एक मात्र तुलनात्मक अध्ययन मैंने करवा करके आपके सामने रखा है। अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर में मुफ्तखोरी है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 8.9%। अगर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर मान लीजिए सब्सिडी दी जा रही है या किसी तरह का अगर छूट दिया जा रहा है, तो वहां पर बेरोजगारी दर क्या है? 4.4%। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्तराखंड में दी गई तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था, या दिल्ली में दी गई तो अलग परिप्रेक्ष्य होगा, या मैं कह रहा हूँ जो पंजाब में दी जाएगी तो अलग परिप्रेक्ष्य होगा। मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, विषय एक ही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर एक पार्टी इस चीज को निषेध करे, और निश्चित तौर पर जैसे वेनेजुएला इस संकट से अगर जूझ चुका है, श्रीलंका अभी जूझ रहा है, निश्चित तौर पर भारत की कोटि इस क्योंकि विशाल देश है, और निश्चित तौर पर इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख करके आगे राजनीतिक पार्टियों को जो है प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमाकांत जी, आपका तमाम बातचीत के लिए। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर को हटाने का काम जारी है। प्रदेश भर में शनिवार सुबह तक 64,289 अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से 57,433 लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानक के मुताबिक कम कराई गई है, और बरेली जोन में सबसे अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। यहां प्रशासन ने 17,287 लाउड स्पीकर को हटा दिया है। वहीं मेरठ जोन में 11,787 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि लखनऊ जोन में 10,623 लाउड स्पीकर हटे हैं। इसके अलावा गोरखपुर जोन से 7,725 और वहीं वाराणसी जोन में 6,841 हटाए गए हैं। मेरठ की बात करें तो 11,787 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। लखनऊ जोन में 10,623 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। बरेली की बात, माफी चाहेंगे, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जोन में 7,725 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वाराणसी जोन में 6,841 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, और कानपुर जोन में 1,822 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं।
लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में राजनीति खूब गरमाई हुई है। मुंबई में लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आई। मुंबई के बांद्रा और सांताक्रूज इलाके में 2 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक स्पीकर अगर कोई बजाता है तो उसे तय किए गए डेसिबल के मुताबिक बजाना होगा, लेकिन मुंबई की 2 मस्जिदों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके आरोप में पुलिस ने बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज की कब्रिस्तान मस्जिद पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करने का आरोप है और इस वजह से बांद्रा पुलिस ने मस्जिद के मैनेजमेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1), 3, 135 और ध्वनि प्रतिबंधक नियम की धारा 33(3) के तहत मामला दर्ज किया है। और वहीं सांताक्रूज पुलिस ने लिंक रोड पर स्थित कब्रिस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी नियमों की अनदेखी का मामला दर्ज किया है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में बग्गा के समर्थन में पूरी बीजेपी पार्टी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपके दफ्तर पर हल्ला बोल किया। हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने आदेश गुप्ता से बातचीत की है। क्या कुछ कहा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने, सुनिए। मैं दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने समय रहते कार्रवाई की। पंजाब पुलिस के जो उन्होंने कानून के खिलाफ जिस तरह वो जाकर किडनैप करके ले गए बग्गा को और उसके खिलाफ किडनैप की एक एफआईआर पंजाब पुलिस के लिए की गई है कि बग्गा के पिताजी के साथ मारपीट हुई, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, बग्गा को पगड़ी तक पहनने का टाइम नहीं दिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है। केजरीवाल ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई जनता की आवाज हमारे सामने मत उठाए। बीजेपी को डराने की ये कोशिश है, बीजेपी को डराने की कोशिश। देखिए, आम आदमी पार्टी कितना भी डराने की कोशिश कर ले, बीजेपी का कार्यकर्ता होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की बग्गा जी के। मैं जनकपुरी थाने होके आया हूँ। ये बिल्कुल हमारा ये संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा और हम किसी भी कीमत पर केजरीवाल के खिलाफ ये जो केजरीवाल ने पंजाब को लिए थे हमारे साथ आदेश गुप्ता जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस कार्रवाई से रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज। आप सुबह उठे और आपने सोशल मीडिया देखना शुरू किया और आपने देखा कि कांग्रेस के बैनर पर आजम खान की फोटो, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि कहीं आजम ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर ली। लेकिन आप उस बैनर पर लिखा हुआ पढ़ेंगे तब आपको साफ होगा कि कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस के लोग उन्हें कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं। जी हां, आजम इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पोस्टर के चलते सुर्खियों में है। उनका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने आजम खान को लेकर पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने आजम खान को कांग्रेस में आने का प्रस्ताव दिया। पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस में आइए, स्वागत है। पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर भी मौजूद है। हाल में ही सीतापुर जेल में आजम खान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की थी। 1 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। इस पोस्टर में आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी तस्वीर है। इसके साथ ही पोस्टर जारी करने वाले नेता इरशाद उल्ला और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी की भी तस्वीर इस पोस्टर में मौजूद है। इस पोस्टर के बाद से ही कांग्रेस से सवाल पूछे जाने लगे, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर सपा नेता आजम खान साहब को निमंत्रण देते हुए कांग्रेस में शामिल होने का एक पोस्टर वायरल किया है। इस पोस्टर के प्रकरण पर प्रयागराज कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उस कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब तलब किया गया है। देखिए, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी में अनुशासन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच का मामला है। किसी भी राजनीतिक दल को इन दोनों के बीच में बोलना मेरी समझ से स्वच्छ राजनीति के लिए उचित नहीं है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने ये पोस्टर तैयार कराया है, इरशाद उल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इरशाद जी FM न्यूज में। जी शुक्रिया
आपने एक पोस्टर बनवाया, आजम खान को उस पोस्टर में लगवाया और कहा कि कांग्रेस में आइए स्वागत है। क्या कांग्रेस में आजम खान को आप लोग चाहते हैं और क्या वजह है कि इस तरह का पोस्टर बनवाया गया? देखिए, आजम खान के साथ जो भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजम खान के साथ जो है समाजवादी पार्टी के कोई भी बड़े नेता उनके पक्ष में उतरकर उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, जिस तरीके से उनकी बातों को, अगर अखिलेश जी से बात की जाती है तो वो उनकी कन्नी काट के निकल जाते हैं। और अखिलेश जी के साथ, अगर उनके परिवार के साथ अगर कोई ऐसा होता तो क्या वो चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं? इरशादुल्लाह जी, एक बात बताइए, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश था इस तरह का पोस्टर बनवाने का? देखिए, इससे पहले हमारे मिनोरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुरहान प्रतापगढ़ी भी गए थे जेल में मिलने के लिए, और उसके बाद उनके परिवार से भी मुलाकात की। फिर उसके बाद जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी गए थे उनसे जेल में मिले, और उसके बाद जो उसके परिवार से भी मिले। सभी का प्रयास ये रहा है कि जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो सब गए थे मिलने के लिए। हम भी जेल में जा रहे हैं, अभी परसों हम भी निकलेंगे यहाँ से इलाहाबाद से, और जेल में जाके मुलाकात करेंगे। अगर उनसे मुलाकात हमारी हो जाती है और तो हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, और अगर नहीं होती है तो उनके परिवार से भी। इरशादुल्लाह जी, मेरा सवाल था, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश था इस तरह के पोस्टर का? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब जो कांग्रेस सोच रही है वही आप भी सोच रहे हैं कि अगर आजम खान कांग्रेस में आ जाएं तो कांग्रेस की जो सियासी जमीन है उत्तर प्रदेश में वो मजबूत हो जाएगी? जी जी, जरूर होगी। अगर बन्नी आजम खान साहब आते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन तो आप लोगों को आजम की चिंता है या कांग्रेस को मजबूत करने की चिंता है? देखिए, आजम खान साहब, देखिए कांग्रेस के अंदर हमेशा मुसलमानों का सम्मान रहा है, और ऐसे कद्दावर नेता जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे, अगर मुसलमानों का सम्मान कांग्रेस में रहा है तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ क्यों दिया? अखिलेश के साथ क्यों है अधिकतर संख्या में? देखिए, अभी 2024 में आप देखेंगे तमाम मुसलमान कांग्रेस की तरफ जुड़ेंगे, जो उनको अब समाजवादी से मोह भंग हो रहा है। तो हमारा बस यही मानना है कि, और हम यही चाहते हैं, यही मेरा प्रयास है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते हम भी आजम खान साहब से बात करें और उनको जो है कांग्रेस की तरफ जो है लाने की कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। ठीक है। और करेंगे बड़ी खबर का। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद अचानक भीषण आग लग गई। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद अचानक आग लग गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जिस हिस्से में आग लगी है प्लांट के, वो हिस्सा अभी काम नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि यह आग 10:20 पर लगी थी और भीषण आग थी। घंटों मशक्कत चलती रही आग पर काबू पाने के लिए, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर की तस्वीरें, जहां पर भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने की जो खबर सामने आई है, उसके बाद जो घायल हैं उन्हें त्वरित इलाज के लिए भेजा जाए और वजह पता की जाए कि आखिर ये आग कैसे लगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर प्लांट के कोक डिवीजन में जोरदार ब्लास्ट के बाद ये आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इंदौर में भी 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इंदौर की 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आग में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। इंदौर के विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी की एक घटना है, जहां पर यह भीषण आग लगी। देर रात 3 बजे यह बड़ा हादसा हुआ। विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में आग लगी थी।
और इसमें 5 पुरुष और 2 महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे। कि इस मकान में आग लग गई। फिर आगे जब पता किया तो जो चश्मदर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर नीचे जो पार्किंग थी, पार्किंग के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में गई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। हम फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है। यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है। मृतक कौन लोगों की पहचान अभी उनकी पहचान की जा रही है। सर, मकान मालिक कौन थे, किसका मकान था? मकान मालिक और इस सब में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले हम जो घायल है उनके लिए और जो इनकी शनाख्ती का प्रयास कर रहे हैं, ये भी कौन मकान मालिक है क्या इसका पूरा पता कर। अभी तक कितनी डेथ बॉडी? अभी 5 यहाँ से मृतक निकाले गए हैं। सर, 2 की और भी हमारा जानकारी नहीं, अभी जानकारी ली जा रही है इसकी। अभी MY से जैसे मर्ग आएगा या सूचना मिलेगी तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। अभी घायल कितने लोग हैं? 5 घायल। कारण क्या पता चला? शॉर्ट सर्किट जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसके पास में मीटर है, वहाँ शॉर्ट सर्किट की जो अभी प्राथमिक जो साक्ष्य आए वो यही। गाड़ियाँ भी जली है, ये 3 मंजिला मल्टी है जी। क्या देखें? हाँ, गाड़ियों में ही से आग स्टार्ट हुई है। मीटर जो है वहीं इस पार। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।